भारतीय न्याय संहिता 2023 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 63 जो बात करता है रेप के बारे में। अगर हम बीएनएस के सेक्शन 63 को देखें तो आपको सिर्फ इतना पता चल पाएगा कि रेप की डेफिनेशन 63 में दे रखी है और उसका पनिशमेंट 64 में। लेकिन अगर इसके पीछे थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो आपको एक हिस्ट्री और बन चुकी है कि आईपीसी में रेप किस सेक्शन में डिफाइन था, पनिशमेंट किस में था। तो आईपीसी के अंदर रेप डिफाइन था 375 में और पनिशमेंट था 376 में। यहाँ तक तो हम सब जानते हैं। क्या ये बात आपको पता है कि बीएनएस में जो सेक्शन 63 के अंदर रेप की डेफिनेशन में अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही ABCD, ये जो 4 क्लॉज दिए हुए हैं, क्या ये आईपीसी के अंदर थे? तो आप कहेंगे हाँ सर, आईपीसी में भी थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि ये 4 चीज़ें जो हैं ABCD 4 क्लॉज ये कब ऐड हुए थे, क्या ये 1860 की आईपीसी में तब से चले आ रहे हैं या फिर ये अमेंड होकर के इनको इंसर्ट किया गया था? और अगर ऐसा किया गया था तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सन 2013 से पहले की आईपीसी के बारे में। जिस वक्त रेप की डेफिनेशन 375 में जरूर थी, लेकिन वहाँ ABCD जो आज आप इस समय क्लॉज देख रहे हैं वो नहीं थी। वहाँ की डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट इस तरह से होती थी, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु कॉमा एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कॉमा हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स with a woman under circumstances falling under any of the 6 following descriptions। और अब आप देखें अगर तो यहाँ कितने डिस्क्रिप्शन है वो आप नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ अब 7 है, अब 7 डिस्क्रिप्शंस हैं। तो 2013 से पहले 6 डिस्क्रिप्शंस थे, अब आप देख रहे हैं तो 7 है। तो हमें ये देखना है कि 2013 से पहले तो फिर 2013 में ऐसा क्या हुआ। 2013 के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ क्रिमिनल लॉ में। हालांकि 2013 के बाद फिर अमेंडमेंट हुआ 2018 में। 2013 के अमेंडमेंट को अगर हम लोग देखते हैं, बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जुडिशरी के जब इंटरव्यू में अगर कोई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का या जिसने मास्टरी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कर रखी हो, जिसने PhD इन्हीं चीज़ों पर कर रखी हो, तो वो आपसे पूछे बिना नहीं रहेगा। तो बात करते हैं द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। 2013 के अमेंडमेंट में सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि फॉर सेक्शन 375, 376, 376A, 376B, 376C एंड 376D ऑफ द पीनल कोड द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। नेमली क्या? ए मैन इज सेड टू कमिट रेप if he ABCD, ये चारों के चारों क्लॉजेस 2013 के अंदर इंसर्ट हुए थे, 2013 अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले तो आज आप अपनी बीएनएस के अंदर ये चीज़ भी साइड में मेंशन कर लीजिए कि ये चारों क्लॉज 2013 अमेंडमेंट में आए हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस, 7। तो 2013 से पहले थे 6 और उस अमेंडमेंट के बाद हो गए 7। अब आप एक चीज ये भी मेंशन कर लें, आखिर वो 7 नंबर का कौन सा था जो इंसर्ट हुआ? व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, इस चीज को भी ऐड किया गया। जब आप बीएनएस की सेक्शन 63 को देखते हैं, उसमें रेप की डेफिनेशन को, तो वहां आपको 2 एक्सेप्शन मिलते हैं। हाँ, 2 एक्सेप्शन 2013 में भी यही थे, आज भी 2 ही एक्सेप्शन है। लेकिन एक्सेप्शन नंबर 2
sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, ये आपको आज दिख रहा है, लेकिन 2000 किस अमेंडमेंट के अंदर ये 18 हुआ था। तो एक्सेप्शन नंबर 2, जहां आज आपको ये 18 साल नजर आ रहा है, ये पहले था 15 साल, 15 ईयर्स। और फिर एक केस आता है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2017, और वहाँ उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन नंबर 2 के अंदर उस 15 को उन्होंने 18 ईयर्स करके कर दिया गया कि वहाँ 15 साल नहीं, उसे 18 साल पढ़ा जाए। तो ये बात थी कुछ मेन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। और अब हम आते हैं सेक्शन 63 रेप की डेफिनेशन को। अ मैन इज सेड टू कमिट। अच्छा, एक बात और बताओ कि 2013 में अमेंडमेंट क्यों किया गया 375 IPC की डेफिनेशन, रेप की डेफिनेशन को? उस समय कौन सा ऐसा मामला था जिसे हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, जो कि एक बस के अंदर रेप हुआ था, गैंग रेप। उसके हो जाने के बाद लेजिस्लेचर ने सोचा कि अब हमें रेप की डेफिनेशन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी होगी, और उन्होंने ये क्लॉजेस 2013 के अमेंडमेंट में इंसर्ट कर दिया है। चलिए, सेक्शन 63 जो रेप की डेफिनेशन बताता है, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of woman or makes her to do so with him or any other person। तो ये ABCD, ये चारों क्लॉज आप पढ़ लेना। इसमें से जो समझने की बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो यही थी कि ये 4 क्लॉजेस 2013 अमेंडमेंट के अंदर आकर के इसको ऐड किया गया था। अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। तो ये भी आप ध्यान रखना, पहले 6 थे, अब 7 हो गए, तो कौन सा वाला जोड़ा गया था, ऐड हुआ है यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है। व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। तो कहता है 7 डिस्क्रिप्शंस हैं, उसमें सबसे पहला है अगेंस्ट हर विल, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध। तो अगेंस्ट हर विल तो हो सकता है कि उसकी सहमति हो, कंसेंट हो, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। इसी तरह से दूसरा है विदाउट हर कंसेंट, इसमें हो भी सकता है उसकी इच्छा हो, लेकिन उसने कंसेंट नहीं दी है। इच्छा तो है उसकी, लेकिन उसने कंसेंट नहीं दी है, और फिर भी उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं जो ऊपर 4 क्लॉजेस बताए हुए हैं, तो भैया वो रेप में ही आएगा। विद हर कंसेंट 3rd नंबर, 4th विद हर कंसेंट, 5th विद हर कंसेंट। तो अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट, 3, 4, 5 विद हर कंसेंट, विद हर कंसेंट, विद हर कंसेंट। अब हमें ये देखना है कि उसकी कंसेंट तो है, लेकिन किस तरह से। तो विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट। उस महिला की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। कंसेंट तो ली है, लेकिन उसको इस फियर में डाल के कि हम तुझे या तेरे किसी इंटरेस्टेड पर्सन को जान से मार देंगे, हर्ट कर देंगे। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, यानी कि जो आदमी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसे ये बात पता है कि मैं इस औरत का हस्बैंड नहीं हूं। And that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believe herself to be lawfully married। और वो अपने आप को उसकी पत्नी समझती है, इस कारण से उसने कंसेंट दे रखी है, लेकिन वो जानता है कि नहीं है। जैसे कि किसी को ये बेवकूफ़ बना देना कि हाँ अब हमने अंगूठी पहन ली है, हमने एक दूसरे का झूठा पानी पी लिया है, तो अब हम पति पत्नी हो गए। विद हर कंसेंट when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind, intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance,
उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मत्ता के कारण, इंटॉक्सिकेशन, या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी, संज्ञा शून्यकारी, यह है वर्ड स्ट्यूफाइंग, मतलब उसके सोचने की समझने की जो शक्ति थी वो शून्य हो गई, बिल्कुल शून्य, या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, अनहोलसम सब्सटेंस, यानी कि उसको कुछ ऐसी चीज पिला दी गई है, उसे ऐसा कुछ खिला दिया गया है जिससे कि उसकी जो सोचने समझने की संज्ञा जो सब शून्य हो गई। उस बात की, अब यहां पर बात आती है कि किस बात के लिए जिसके बारे में वे सम्मति देती है। अब उसने सम्मति तो दे दी, लेकिन सम्मति किस स्थिति में दी है? इन स्थिति में दी है। किस बात की? तो सम्मति मांग रहे हैं उससे सेक्सुअल फेवर्स की। प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट। उसने जो कंसेंट दी है उसका क्या प्रकृति है, क्या नेचर है उसका। जब उसने कंसेंट दे दी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इस तरह की कंसेंट देने से उसके ऊपर क्या होने वाला है, उसे कुछ नहीं पता। फिफ्थ, विद हर सिक्स्थ, with or without her consent when she is under 18 years of age, with or without her consent when she is under 18 years of age, 18 साल से कम है उसकी कंसेंट कोई मायने नहीं रखती। सर 18 साल से कम है तो ये तो पॉक्सो में चला जाएगा ना? हाँ, पॉक्सो में चला जाएगा, उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगी पॉक्सो की। वो ऑफेंस यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, चूंकि उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो वो वहां पे जाएगा। अब बात आती है पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट कौन सा मिलेगा उसको? पॉक्सो वाला मिलेगा या बीएनएस वाला मिलेगा? दिस इज द राइट आंसर कि हाँ, जहां पनिशमेंट ज़्यादा होगा वो पनिशमेंट मिलेगा। और ये बात लिखी हुई है सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट पॉक्सो एक्ट। 7th नंबर का डिस्क्रिप्शन दिया है व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। सर असमर्थ तो अनसाउंडनेस माइंड की वजह से भी हो सकता है, तो वो तो चला जाएगा उधर। यहाँ पर क्या है, सब समझती है, सब कुछ है, पर वो बोल नहीं पा रही, गूंगी है वो। इसको ऐड किया था 2013 के अमेंडमेंट में, लिख लेना। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, for the purpose of this section vagina shall also include labia majora. Explanation number 2, consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act. सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। सम्मति जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। कंसेंट बताई गई है यहाँ पर। हमने बीएनएस के अंदर एक सेक्शन डिस्कस किया था और वहां पे ये बताया गया था कि यदि कंसेंट आपकी फियर और मिसकंसेप्शन से ली गई है, फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन से ली गई है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। वो कौन सा सेक्शन था? वेरी गुड, सेक्शन 28। सेक्शन 28 में ये बात कही गई और वहां सेक्शन 28 में लिखा है, और वहां क्या लिखा हुआ है कि वहां जो कंसेंट वर्ड का जो बात बताई गई है वो केवल उस चैप्टर के लिए बताई गई है? नहीं, इन दिस संहिता, वहां लिखा हुआ है इन दिस संहिता। परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है। A woman, provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration, मात्र इस तथ्य के कारण ये नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप की प्रति सम्मति प्रदान की है। यानी कि जब मैन वुमेन के साथ पेनिट्रेट कर रहा है, अपने पेनिस पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसने किसी भी तरह का कोई रेसिस्ट नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया। तो इसका मतलब
shall not by reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity। तो आप ये नहीं मानेंगे कि उसने कंसेंट दे रखी है, बिल्कुल क्लियर इसने यहां प्रोवाइजो दे दिया। एक्सेप्शन 2 है इसमें। एक्सेप्शन नंबर 1, ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। और यहां पर इंपॉर्टेंट केस लॉ है। एक्सेप्शन नंबर 2 में आपको ये केस लॉ याद रखना है, लिल्लू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2013, जिसे 2 फिंगर टेस्ट से भी जाना जाता है। तो यहाँ ये बताया गया कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये उस वुमेन की प्राइवेसी, उसकी फिजिकल मेंटल इंटीग्रिटी डिग्निटी का वायलेशन करती है। इसको फिर उन्होंने टेस्टिंग के लिए मना कर दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, ध्रुवरम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2019, जो बात करता है कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप नॉट रेप। दोनों एक अट्रैक्शन होता है और दोनों में प्यार होने लगता है, तो उस अट्रैक्शन के बाद उनका लव होता है एंड द पेशेंट उसके लिए जगता है एक दूसरे के लिए, और फिर वो कंसेंट से ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो उसे रेप नहीं कहते। ये ध्यान रखना है। यहां पर क्या चीज नहीं होनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे शादी करूंगा और इनिशियली उसने ये चीज़ बोल दिया और उसके बाद ऐसे रिलेशन बना लिए, तो देखना पड़ेगा उसका इंटेंशन क्या था। क्या वास्तव में वो जिस वक्त उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगा और उसके क्या उस समय वास्तव में वो ये चाहता था? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। इसको इंटरप्रिटेशन देखिए कैसे लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ये भी लिया जाता है कि वो शादी तो करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, उसने जो प्रॉमिस किया था और फिर बाद में जो सेक्स किया वो गलत नहीं था, लेकिन आज वो शादी नहीं कर सकता। परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस उसके कंट्रोल में नहीं है, उससे बाहर हैं। मैंने उसको धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं आज मैरिज नहीं कर सकता हूं। ये चीज़ अगर एक्यूज बता देता है, साबित कर देता है, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। तो रेप में कब होगा? इनिशियली वो जब प्रॉमिस कर रहा है, उसका इंटेंशन उसको डिसीव करने का था, उसे मालूम था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। जब तू नहीं कर सकता है तो तूने उसको प्रॉमिस क्यों किया? क्यों उसकी कंसेंट ले ली? अगली ने आपको कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हो। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ भी बताई जाती है कि रेप और कंसेंशुअल सेक्स में डिफरेंस है। और अब बात करते हैं सेक्शन 64 की, जो हमको बताता है पनिशमेंट फॉर रेप। कहता है, यहाँ पर भी आपको ये बात याद रखनी है कि आईपीसी में ये 376 में था, BNS सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप, whoever except in the cases provided for in subsection 2। तो यहाँ जो सबसेक्शन 2 के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, सिचुएशंस बताई गई है, उसको हटा करके, उसकी बात नहीं कर रहा वो कह रहा है कि उसके सिवाय, उसको छोड़ करके कमिट्स रेप, अगर रेप होता है तो shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years। चलिए अब हम सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग कौन से हैं जिनको कम से कम 10 साल मैक्सिमम LI, 10 साल जो पूरे के पूरे रिगरेस होंगे, और LI जिसका मतलब होगा रिमाइंडर उसकी जो भी नेचुरल लाइफ है वो अंदर रहेगी। ऐसा एग्रीवेटेड फॉर्म जो है पनिशमेंट रेप का, वो कब मिलता है? कहते हैं कि whoever being a police officer commits rape,
अगर कोई पुलिस ऑफिसर रेप का उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है और साबित हो जाता है तो उसका पनिशमेंट सबसेक्शन 2 वाला लगेगा। अगर वो रेप करता है अपने लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, ऑन ए वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, उसकी कस्टडी में है, आप उसके साथ रेप कर रहे हैं। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप, बीइंग अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, बीइंग ऑफ द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ ए जेल, रिमांड होम, बीइंग मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, being a relative, guardian, teacher, person in a position of trust or authority toward the woman, commits rape during communal or sectarian violence, सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा, commits rape on a woman knowing her to be pregnant, किसी महिला से ये जानते हुए रेप कर रहा है कि ये गर्भवती है। चलिए, तो H बोलता है कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, किसी महिला से ये जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा, तब उसका पनिशमेंट ये वाला होगा एग्रीवेटेड फॉर्म का। कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, उस महिला से जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्संग करेगा। आइए अब आप यहाँ चलिए, रेप की डेफिनेशन के अंदर 7th नंबर का जो अटका हुआ था, व्हेन शी इज, जिसे ऐड किया गया 2013 के अमेंडमेंट में, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, ऐसे के साथ अगर हो रहा है तो इसे एग्रीवेटेड फॉर्म वाला पनिशमेंट मिलेगा। बीइंग इन ए पोजिशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर ए वुमेन कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से बलात्संग करेगा। कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman repeatedly on the same woman, section 65, but which may extend to which we shall imprisonment for this and shall be this such fine shall be just provided for the death here on niche. Whoever commit rape on under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for term which shall not be less than, or which shall be imprisonment this and when or with fine with death। 12 साल से छोटी बच्ची के लिए। चलिए, कमिट्स रेप रिपीटली ऑन द सेम वुमेन, हाँ, यानी कि आप एक मैन ने ए नाम की लड़की के साथ रेप किया, फिर उसने बी के साथ किया, फिर उसने सी के साथ किया, कहाँ जाएगा ये? 64 के सबसेक्शन 1 में। और एक ही के साथ अगर 2-3 बार कर लिया तो 64 के सबसेक्शन 2 में यहाँ पनिश होगा। सेम लिखने की क्या जरूरत थी? अगर वो बार बार वो रेप के मामलों में ही पकड़ा जा रहा भाई। shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to LI, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। आगे एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने कि पुलिस ऑफिसर, आर्म फोर्सेस, क्या मतलब है उसका, है ना, हॉस्पिटल, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर 64 कंप्लीट होता है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमेश चंद्र रमाबाई पांचाल 2020 का मैटर है। मेडिकल प्रोसीजर शुड नॉट बी कैरीड आउट इन अ मैनर दैट कॉन्स्टिट्यूट क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। मैंने आपको ये वाला केस लिखवाया है, उसके पीछे रीज़न एक ये भी था क्योंकि अभी हमने एक केस मेंशन किया था 2 फिंगर टेस्ट वाला, और यहाँ पर भी ये मेडिकल प्रोसीजर की ही बात कर रहा है, इसलिए कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 65 की, जो कहता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस।
जब हम सेक्शन 65 की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना होना चाहिए कि आईपीसी में ये कहा था। तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 376 के सब सेक्शन 3 में ये वाली बात बताई हुई है, whoever commits rape on a woman under 16 years of age। बीएनएस को अगर हम लोग देखते हैं तो ये सेक्शन 65 में मेंशन किया गया है, whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। 16 साल से कम महिला के साथ कर रहे हैं आप, 20 साल कम से कम, वो भी रिगरियस, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। विच शैल मीन, अब आजीवन कारावास का मतलब imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। Such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। इस मामलों में जो भी पेमेंट आ रहा है फाइन का, वो विक्टिम को दिया जाएगा। फाइन इतना लगाना है, इस तरह से लगाना है कि उसका जो भी खर्चा हो रहा है, इलाज विलाज, सब उधर से ले लो। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, whoever commit rape on a woman under 12 years of age, अगर वो 12 साल से कम है तो shall be punished with rigorous imprisonment which shall not be less than 20 years but which may extend to LI, which shall mean the remainder of the person's natural death, and fine or death। यहाँ डेथ का पनिशमेंट दिया हुआ है, LI भी है, कम से कम 20 साल है, और यहाँ डेथ का भी ऑप्शन है। सेक्शन 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 या 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा, हाँ ठीक है, और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, या जिसके कारण उस महिला की दशा सतत विकृतशील हो जाती है, इसमें तो डेथ सेंटेंस होना चाहिए। वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास है जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसे याद रखना, 64 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, यानी कि रेप का कोई अपराध कर रहा है और उससे वुमेन की परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल बी पनिश्ड, और उसकी डेथ भी हो जाती है तो ये पनिशमेंट मिलेगा उसे, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 20 years, एक्सटेंड टू LI मीन्स रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, और विद डेथ। फाइन नहीं है इसमें। सेक्शन 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। सेक्शन 67 में ये लिखा हुआ है, whoever has sexual intercourse with his own wife, जो कोई अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, who is living separately whether under a degree of separation or otherwise, पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, without her consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years and fine। सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा विदाउट हर कंसेंट। अब उसने क्या किया, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल गई थी, 6ठे महीने के अंदर जाकर के उसके हस्बैंड ने उस औरत के साथ, अपनी वाइफ के साथ, उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो उसका हस्बैंड कहाँ पे पनिशेबल हो रहा है, 67 में। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या मतलब है, उसने बताया यहाँ पर 63 के अंदर जो ए से लेके डी तक दिए हुए क्लॉजेज है ना, वो सब आएंगे इसमें, A B C D।
अगर आपने इनमें से कुछ भी कर लिया तो whoever being in a position of authority, a woman being in a position of authority या डॉक्टर वुमेन या मैनेजमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल एज वुमेन abuse such position, induce any woman either in his custody such sexual intercourse not amounting to the offense of rape. वो रेप नहीं होगा तो रेप तो भाई आदमी करेगा ना, इसलिए इसने तो पहले ही मना कर दिया कि वो रेप नहीं होगा, तो रेप तो आदमी ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि रेप की डेफिनेशन 63 में है और बताया ए मैन सेड टू बी कमिट रेप, तो रेप तो आदमी ही करेगा। बाकी की जो चीज़ें ए को छोड़ के वो सेक्सुअल इंटरकोर्स आ गई। 68 में सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब बताया ए से लेके डी तक। अब बात करते हैं सेक्शन 69 की, जो कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। अब आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? आप उसके साथ डिसीटफुल मीन्स, यानी कि डिसीटफुल मीन्स जो इस एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, और मैरिंग बाय सुप्रेसिंग आइडेंटिटी, अपनी पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए, पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है। Whoever by deceitful means or making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, तो यहां पर जो बात आ रही है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग, तो यहां कौन कब फ्रॉम इनिशियल स्टेज has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description extend to 10 years and fine. Section 69, जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करेगा, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। प्रवंचनापूर्ण साधनों में तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन अगर बनता है, वैसे तो मुश्किल है लेकिन अगर बनता है तो ये आ सकता है, डिसीटफुल इंक्लूड्स ABCD, इंड्यूसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, मैरिंग, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, और मैरिंग बाय सुप्रेसिंग आइडेंटिटी। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, पहचान छिपाकर विवाह करना। ऐसा भी हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन ये वाला आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एक्सप्लेन या डिस्क्राइब सुप्रेसिंग आइडेंटिटी, मैरिंग बाय सुप्रेसिंग आइडेंटिटी। अब बच्चे ढूंढते रहेंगे ये इसका, क्योंकि इसका कोई हेडिंग है नहीं कहीं, यहाँ जाके लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये आ सकता है। मैरिंग बाय सुप्रेसिंग आइडेंटिटी, बताइए कौन सा सेक्शन इससे रिलेट करता है, तो इसे हाईलाइट कर लेना और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि नया भी है।